एक रॉड है, उसे मैंने जो है दो स्ट्रिंग के साथ जो है बांधा हुआ है। एक स्पोर्ट है, उसके ऊपर जो है मैंने दो स्ट्रिंग लिए हैं, इसको S1 का नाम देता हूँ, इसे S2 का नाम देता हूँ। ये रॉड जो है आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है। ये रॉड जो है इसका एक एंड पॉइंट A है, दूसरा एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, B है। और इस रॉड के साथ जो है मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पेयर ऑफ पेंडुलम्स जो है ऑफ सेम लेंथ जो है, पेयर ऑफ सेम लेंथ, जैसे कि मैंने पहला पेंडुलम जो है यहाँ पे मैंने टाई किया हुआ है, इसको मैं नाम देता हूं A का। इसी का सेम इसका पेयर जो है मैंने इस साइड पे सेम लेंथ का जो है इसको नाम देता हूं मैं A डैश का। इसी तरह मैंने दूसरा पेंडुलम लिया हुआ है, उसको नाम देते हैं B का, और इसी का पेयर जो है वो इधर हम टाई करते हैं, उसको नाम देते हैं B डैश का। जबकि थर्ड पेंडुलम पेयर जो है मेरे पास है वो C एंड C डैश। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक स्पोर्ट है जिसके ऊपर जो है मैंने एक रॉड जो है AB रॉड है जिसकी लेंथ AB है, मैंने जो है इसे बांधा हो। इस रॉड के नीचे जो है मैंने पेंडुलम्स को जो है वो हंग किया हुआ है, मैंने हैंग किया हुआ है, इनको लटकाया हुआ है। अब होता क्या है, रेजोनेंस में एक्चुअली रेजोनेंस हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रेजोनेंस होता है ये एक्चुअली ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के साथ रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, और इसको नाम देते हैं हम स्ट्राइकिंग फिनोमिना का। ये हमारे पास ऐसा स्ट्राइकिंग फिनोमिना होता है जिसमें रेजोनेंस अकर होती है। रेजोनेंस कब अकर होगी, यानी कि इसकी मैं एग्जांपल एक ऐसे कॉमनली देता हूं कि एक स्विंग है। अब एक स्विंग जो है, ये स्टूडेंट स्विंग है जिसे हमने टाई किया हुआ। अब ये स्विंग जो है इसे एक दफा पकड़ के हम कहते हैं ये वैक्यूम के अंदर है, या आप ये कह लें कि यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, और ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, जिनके साथ जो है इस जो वुड बोर्ड इसे बांधा स्ट्रिंग हमने एक स्विंग बनाई हुई है। स्विंग जो एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। इसमें जो है जैसे इस स्विंग को हम जो है पुश करते हैं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। अब जैसे इसका फ्रंट जो है मेरे फेस के आएगा तो मैं इसको दोबारा फिर पुश करूंगा, यानी कि मैंने एक्सटर्नल जो है यानी फोर्स ऑसिलेटरी या फोर्स हार्मोनिक जो ऑसिलेटर प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसको मैं इसके पीरियोडिसिटी के मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू इस पीरियोडिक इंटरवल जो इसे मैं पुश करता जा रहा हूं, तो होगा क्या, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो सक्सेसिवली बढ़ता जाएगा, इसके एम्पलीट्यूड में इजाफा होता जाएगा, इसका पीरियड बढ़ता जाएगा। अब मैं कर क्या रहा हूं, एक्चुअली इसकी इस ऑसिलेटरी सिस्टम की, फिजिकल ऑसिलेटरी सिस्टम की जो है एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है मैं जो एक्सटर्नल जो है फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहा हूं, यानी मेरी जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, पुशिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्लाई करता हूं, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसके ऑपोजिट ये है कि मैं इसके ऑपोजिट जो है, जैसे ये मेरे पास आएगा तो मैं इसको पकड़ लेता हूं, या ये जैसे ही इधर को आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं इसके ऑपोजिट फोर्स लगाना शुरू करूंगा, तो डैम्पिंग होगी, फोर्स जो है वो नेगेटिव जो है एक्सेलरेशन जो है, यानी कह लें कि हमारे पास जो है नेगेटिव एम्पलीट्यूड जो है या एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा उस सिस्टम का। यानी कि अगर ये मेरे पास जो है रेजोनेंस जो है इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव रेजोनेंस हो जाए, कंस्ट्रक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है ये पेयर ऑफ द पेंडुलम जो है मैंने हंग किए हुए हैं, एक रॉड के ऊपर AB रॉड है, इसको दो स्ट्रिंग के साथ जो है मैंने यहाँ सपोर्ट दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि मैं ये जो है ये पोजीशन ऑफ द जो पेंडुलम्स है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। जैसे ही मैं इसको पकड़ के थोड़ा पुश करता हूं इस पेंडुलम को C को, अब होना क्या है, जैसे मैंने इसको पुश किया है तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऑसिलेशन पैदा होगी। जब इसके अंदर ऑसिलेशन पैदा होगी, ये ऑसिलेशन जो है ये ड्रिवन करेगी इस रॉड को। जब ये इस रॉड को ड्रिवन करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेगी, तो होना क्या है, इस रॉड ने भी क्या होना, डिस्टर्बेंस पैदा होनी, इस रॉड के अंदर भी मोशन प्रोड्यूस होगी। जब इस रॉड के अंदर मोशन प्रोड्यूस होनी, तो इस रॉड के ऊपर जो हंग किए हुए हैं हमने डिफरेंट जो पेयर्स के हमने जो पेंडुलम हंग किए हुए हैं, ए डैश है, बी डैश है, तो इनके अंदर भी मोशन क्या हो जानी है, प्रोड्यूस हो जानी है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी है वो डिपेंड करनी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी C है। एज अ रिजल्ट जो है C डैश ने भी क्या करना है, उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस पैदा होगी। तो हम कहेंगे हमारे पास जो है हमने जैसे ही रेजोनेंस इसके अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश की, हमने क्या किया, हमने इसे पुश किया इस पेंडुलम को, तो इसके अंदर जो है ऑसिलेशन पैदा होगी। इस ऑसिलेशन के रिजल्टेंट जो है वो डिस्टर्ब करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रॉड AB, और इसी तरह जो इनका रिजल्टेंट जो है वो डिफरेंट पेंडुलम्स की जो
फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हो उनको भी डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरह जो है हमारे पास सब्सिक्वेंट जो है क्या होगा, मोशन ऑफ द सी एंड सी डैश जो है वो नेचुरल पीरियड जो होंगे उनको डिस्टर्ब करेगा, उनकी नेचुरल पीरियोडिसिटी को डिस्टर्ब करेगा, जिस वजह से जो है ये रॉड ए बी जो है ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और इसके नीचे लटके हुए जो पेंडुलम्स हैं ए डैश, बी डैश एंड सी डैश, ये भी क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ पे रेजोनेंस की डेफिनेशन करते हैं कि रेजोनेंस कब होता है। द रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स, the resonance occurs when the frequency of the applied force is equal to the one of the natural frequency of the force या driven harmonic oscillator। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर भी लिखी गई है। Thus resonance occurs when the frequency of the applied periodic force is equal to the one of the natural frequencies of the वाइब्रेशन ऑफ द फोर्स और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट अब हम अगला जो टॉपिक है इसी का जो कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके सब टॉपिक है। अपने रेजोनेंस का हमने ये अभी पढ़ा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में हमने देखा कि हमारे पास जो है रेजोनेंस कब अकर होता है। रेजोनेंस हमारे पास स्ट्राइकिंग फिनोमिना है जिसमें हम स्ट्राइक करते हैं, जिसमें हम कह लें कि रेजोनेंस हम कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पास जो है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के, कि हमारे पास अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो सेम हो जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जबकि अगर रेजोनेंस हमारे पास डिस्ट्रक्टिव होगा कब, जब हमारी जो है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है फोर्स और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास अप्लाइड जो है वो ऑपोजिट हो जाए, वो मैच ना कर पाए वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वो क्या होता है, एज अ रिजल्ट जो है डैम्पिंग हो जाती है, ऑसिलेशन जो है वो डैम्प्ड हो जाती है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास ऑसिलेटरी बॉडी का वो क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन एक्चुअली करने लगे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के नाम से। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस of resonance। Dear learners, now we are going to discuss the advantages and disadvantages of the रेजोनेंस। डेली लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती है रेजोनेंस से मुतल्लिक जो कि हमें क्लियरली जो है एक्सप्लेन करती है कि रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है। फॉर एग्जांपल जो है स्विंग की मैंने अभी एग्जांपल दी थी। स्विंग जो है उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे हमने उसे पुश किया तो उसने ऑसिलेट करते रहना है। लेकिन अगर हम जो है उसकी ऑसिलेशन को जो है हम कंस्ट्रक्टिवली जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा भी सकते हैं और कंस्ट्रक्टिवली हम उसे डिक्रीज भी कर सकते हैं उसके एम्पलीट्यूड को, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो है कंस्ट्रक्टिवली इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हमारे पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उसकी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के इक्वल हो जाती है तो उसकी जो ऑसिलेशन जो है वो बढ़ती जानी है, उसकी पीरियोडिसिटी हमारे एक्सटर्नल पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग जो हो जाती है, मैच कर जाती है, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, जबकि अगर वो उसके ऑपोजिट हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट जो है स्विंग हमारी जो है वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी अगर हम जो है उसके ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी जो है अप्लाइड करते हैं। स्विंग मेरे पास जो है इस तरफ आ रही, मैं आगे से पुश कर देता हूं उसकी ऑपोजिट मोशन में, या मेरी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती तो मेरे पास क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव जो है रेजोनेंस अकर होता है। तो मेरे पास इसी तरह हमारे पास जो अगली एग्जांपल है हमारे पास वो है कॉलम ऑफ द सोल्जर्स है। जबकि कॉलम द सोल्जर, जी स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्जर जो है जब मार्च कर रहे होते हैं, हमें पता है ये आर्मी का रूल है कि वो ग्रुप की फॉर्म में जो है उनकी जो स्टेपिंग है, जो उनका स्टेप अप स्टेप डाउन स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी कि उनके जो ब्रेकिंग ऑफ स्टेप्स होता है वो क्यों किया जाता है, जब वो स्टेप फॉरवर्ड होते हैं, जा रहे होते हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी जो हर एक सोल्जर की जो दूसरे सोल्जर के साथ जो है वो स्टेप बढ़ाने की या अपना स्टेप फॉरवर्ड करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, यानी सारे जो है एक फ्रीक्वेंसी के साथ जो है स्टेप फॉरवर्ड जा रहे होते हैं। यानी हर एक का अगर लेफ्ट आर्म जो लेफ्ट फुट जो है आगे बढ़ रहा है तो हर एक का बढ़ रहा है, अगर राइट फुट हर का बढ़ रहा है तो हर एक का राइट फुट ही बढ़ रहा है, एक एक सोल्जर का। तो इस तरह जो है उनकी कह लें कि उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो मैच कर रही होती हैं, यानी उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अगर वो
अपनी इसी फ्रीक्वेंसीज को जो है फोर्स करते जाएंगे, किसी ब्रिज में से गुजरेंगे, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, उस ब्रिज ने वाइब्रेट करना शुरू करना है, उन्होंने जब वहां पे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है अप्लाई करनी है, तो एज अ रिजल्ट क्या होना है, उन जो ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड वो बढ़ता जाना है, तो इसका खतरा होता है वहां पे, ये डेंजर ये होता है कि वो ब्रिज जो है ब्रेक डाउन हो सकता है। तो फिर जो उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके जो हाई कमांड होती है, वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ जैसे ही आपने ब्रिज से गुजरना है तो आपने अपने जो फुट स्टेप हैं उनको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। यानी हर एक ने जो है रिदमिक जो है मोशन नहीं रखनी, मोशन ब्रेक डाउन करके जो है नॉर्मली जैसे हम वॉक करते हैं जैसे वो वैसे वॉक करके जो है ब्रिज से गुजरेंगे, क्योंकि अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जो है आप अपने फुट स्टेप जो है फॉरवर्ड जो है मूव करेंगे, ठीक है, अपने कदम आगे इकट्ठे बढ़ाएंगे एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ, वो ब्रिज टूट सकता है, रेजोनेंस आ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ब्रिज का, तो ब्रिज टूट सकता है। ठीक है, जिन स्ट्रिंग के साथ वो लटकाया गया वो स्ट्रिंग टूट सकते हैं। तो इनको जो है वहां पर डेंजर होता है कि लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ना हो जाए, इस वजह से उन्हें कहा जाता है कि अपने फुट स्टेप जो है वो क्या कर लें, ब्रेक कर लें। अगली एग्जांपल जो है वो ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो। अब तो इसकी जो है पहले जो क्लासिकल रेडियोस होते हैं उसकी नॉब होती थी, हमारे पास रेडियो होता था उसकी यहाँ पे एक नॉब लगी होती थी, ये रेडियो है फॉर एग्जांपल में, इसकी नॉब होती है जहां पे हम जो है उसको उस रेडियो को ट्यून करते थे। एक्चुअली होता क्या था कि यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता था, उसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती थी। जब हम उसको नॉब को मूव करते थे आगे पीछे, हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, इलेक्ट्रिकल नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते थे। क्यों चेंज कर रहे थे कि हमारे पास जो हमें जो वेव्स मिलनी थी एफएम की, जो एफएम जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव्स मिलनी थी, हमने अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है इस रेडियो की उसको हम फोर्स कर रहे हैं ताकि वो जो है मैच अप कर जाए। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो वो मैच कर जाती थी, तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती थी। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती थी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती थी। जब मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती थी तो हमें सिग्नल जो है स्ट्रांगली रिसीव होते थे, हमारा रिसीवर जो है स्ट्रांगली मैचअप कर देता था एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमें सिग्नल जो है क्लियरली सुनाई देते थे और आवाज़ जो है वो साफ सुनाई देती थी। इसी तरह जो है हमारे पास जो है ये ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी होती थी, ये हमारे पास जो है रिसीविंग फ्रीक्वेंसी जो है नॉब से हमने प्रोड्यूस करनी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों को मैच करते हैं तो हमें जो सिग्नल जो है वो रिसीव होने हैं। अगली जो एग्जांपल है वो हमारे पास जो है घरों के अंदर हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन। स्टूडेंट्स आप घरों में जो है कॉमनली यूज होते हैं माइक्रोवेव ओवन। इसके अंदर एक्चुअली माइक्रोवेव जो हैं, माइक्रोवेव्स जी, माइक्रो मैंने कम यानी कि उनकी जो वेवलेंथ होती थी माइक्रोवेव्स की वो एक्चुअली लैम्डा जो है 12 सेंटीमीटर होती थी, जबकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती थी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विच इज 2450 जी। इन माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूजुअली जो है 2450 मेगाहर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी यूज होती है, इसी फ्रीक्वेंसी। जबकि जो वेव इनके अंदर जो माइक्रोवेव यूज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, 12 सेंटीमीटर की माइक्रोवेव जो हैं वो हम यूज करते हैं। और जबकि 2450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज की जो वेव्स होती हैं वो जो है इस, अगर मैं इसी को कह लूँ कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास एक माइक्रोवेव ओवन है, तो इसके अंदर अगर मैं कोई खाना रख देता हूँ यहाँ पर, तो इसमें से जो वेव्स आनी है, वेव्स निकलनी है, टकरा के वापस आएंगी, वो इस खाने के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब होती जाएगी। अब जो हमारे पास जो फूड होता है वो ऑर्गेनिक होता है, उसके अंदर जो है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स कह लें हमारे पास। जो फैट के अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। वाटर जो है उनकी अपनी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब वाइब्रेट करेंगे, जब उन्हें एनर्जी मिलेगी तो उनकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो उसकी उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है इन माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी में मैचअप होती है, तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है, इस वजह से जो खाना है जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना जो है अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स और द फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग द फूड या फॉर हीटिंग द फूड। तो इस तरह जो है इंस्टेंटली हमारा जो फूड जो है वो कुक हो जाता है, हमारा इंस्टेंटली फूड जो है हीट हो जाता है, वो हॉट हो जाता है। क्यों कि हमारे पास जो माइक्रोवेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स और द फैट मॉलिक्यूल्स जो है उनकी जो अब्जॉर्प्शन जो है वो जो मैच होती है, तो वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो खाना जो है इंस्टेंटली जो है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, कुक हो जाता है।